हेलो दोस्तों, वेलकम टू टोलेरियस एकेडमी। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे जेटीडी का। हम लोगों ने एक जेटीडी का टॉपिक किया। जेटीडी के बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी शुरू किया और एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी शुरू करने के बाद उसके अंदर हम लोगों ने पहले लैटिस एनर्जी पढ़ा और फिर हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है, पहले तो क्वेश्चन करेंगे लैटिस एनर्जी का, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी का। कुछ क्वेश्चंस हैं इन दोनों के एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी के। और जो पहले के लेक्चर आप लोगों ने अगर नहीं देखे, ये पहला लेक्चर देख रहे, ये लेक्चर अपना लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है, 5 है। और इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर देख लीजिए। ये हमारे लगातार लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, गेट है, CSIR, नेट, CUT, PG, ठीक है, इन सभी के लिए, BSc, MSc सब के लिए आप लोगों के लिए ये लेक्चर फ़ायदेमंद है। आप कहीं से भी इसको किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखे तो वो लेक्चर देख लीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर आगे अपने टॉपिक पे। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पहले लेक्चर पढ़ लीजिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम यहाँ पर दिया है, मैग्नीज दिया है एंड द जिंक दिया है। तो हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ के आधार पे ही ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा। जेड एंड यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी है तो He, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। Li के लिए भी सेम ही था, जिसमें एक D0 था और D5 था और D10 था। ये तो स्ट्रेट लाइन पे था, लेकिन CFSC की वजह से यहाँ पर दो अपने को ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी अलग मिलती है। और जिसके अंदर सबसे टॉप पे D3 मिलती है और इधर D8 मिलता है। ठीक है, D8 और D9 को लगभग सेम माना जाता है। और वो किसके लिए, किसके कारण, JTSE के कारण इसको सेम माना जाता है, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी के कारण। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी बात करते हैं। फार्मूला भी मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी जो हमारा होता है वो कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, और उसके साथ साथ प्लस हम CFSC की वजह से जो ऑब्जर्व है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटेड के साथ में। अब यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम दिया गया है तो कैल्शियम D0 होता है, मैग्नीज दिया गया है तो D5 होता है और जिंक दिया गया है तो D10 होता है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन वाले की बात कर रहा है। और स्ट्रेट लाइन में सबसे कम है वो D0 की, उसके बाद D5 की, उसके बाद D10 की। तो यहाँ पर हमारा D5 सबसे जो कम रहेगा अपना हाइड्रेशन एंथैल्पी और सबसे ज़्यादा रहेगा वो जिंक वाला रहेगा, उसके बाद में मैग्नीज वाला, उसके बाद में कैल्शियम वाला। जिंक, मैग्नीज एंड कैल्शियम। तो इसका अपना D ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी फॉर ट्रांजिशन मेटल के लिए। ट्रांजिशन मेटल की बात की गई है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के लिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा हमें पता है कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो हम लोग उसको देख लेते हैं। लगभग अच्छा अलग अलग दिया गया है सब में। तो यहाँ पर क्रोमियम दिया गया है तो क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, इधर कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल सेम ही है। ठीक है, सब जगह सेम ही है। तो यहाँ पर मैग्नीज ये D5 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर निकल ये D8 रहेगा, D7 है और यहाँ पर ये D4 है। तो एक चीज़ हमें पता है कि D4 की ज़्यादा होती है D5 से, CFSC की वजह से, और फिर D5 से D7 की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर D8 की सबसे ज़्यादा होती है, निकल की सबसे ज़्यादा होती है, तो D8 की सबसे ज़्यादा। इसका मतलब पहला ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन तो पहले से ही बाहर हो गए, तो बचते ऑप्शन सेकंड और थर्ड। उसके बाद में हमें निकल का पहला सही है, दूसरा सेम, फिर मैग्नीज और क्रोमियम में देखना है। ठीक है, कहाँ, मैग्नीज एंड क्रोमियम में देखना है। तो हमें पता है जब हम लोग लाइन बनाते हैं तो लाइन में सबसे ऊपर हम लोग किसको रखते हैं, ऊपर हम लोग D3 को रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर D4 रहेगा अपना, और फिर यहाँ पर D5 रहेगा। तो D5 से D4 की तो ज़्यादा ही है ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे क्रोमियम की ज़्यादा रहेगी मैग्नीज के कंपेरिजन। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, C ऑप्शन जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है, तो यहाँ पर ये क्या है, कैल्शियम है, तो ये D0 है। मैग्नीज है, ये D5 है। ये क्या है, वेनेडियम है। और यहाँ पर क्या है, क्रोमियम है, तो ये क्या हो जाएगा, D4 और D3। तो सबसे ज़्यादा हमें पता है किसकी है, D3 की है। ओके, आप लोग खुद पहले ट्राई कर लीजिए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। जो भी हमारा टॉपिक है अगला, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर मैग्नीज दिया है। ठीक है, मैग्नीज दिया है, तो मैग्नीज का तो सबसे कम होना ही है क्योंकि D5 है ये। ठीक है, ये D3 है और ये D8 है और ये D2 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा D8 की हो जाएगी, उसके बाद D3 की। ठीक है, सबसे ज़्यादा निकल वाले की हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर वेनेडियम D3 वाले की हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर किसकी हो जाएगी, D2 वाले की हो जाएगी, और फिर हमारा हो जाएगा मैग्नीज D5 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। तो इसका ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं, C, उसके बाद में B, उसके बाद में D2, D, और उसके बाद में D5A। ठीक है, तो इस ऑर्डर को ध्यान रखिए। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है, उस टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ट्रेंड ऑफ D7 कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले जो CFSE के एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था, हाइड्रेशन एनर्जी, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, फिर एबनॉर्मल नहीं, सबसे पहले एबनॉर्मल बिहेवियर लेटेस एनर्जी, फिर हाइड्रेशन एनर्जी, फिर आयनिक रेडियाई। ये तीन चीज़ पहले पढ़ ली थी। ठीक है, अब ये चौथी चीज़ है ऑक्सीडेशन ट्रेंड ऑफ D7 कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कोबाल्ट 2+ के अंदर देखना है। और एक चीज़ मैं फिर से कल भी बताया था मैं, और अभी भी मैं बता देता हूँ, कोबाल्ट के साथ में, कोबाल्ट 2+ के साथ में अगर H2O आ जाए, अगर H2O आ जाए तो यहाँ जो H2O है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर कोबाल्ट 3+ के साथ में अगर H2O आ जाए, H2O आ जाए लिगेंड, तो यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसको, इस बात को गांठ बांध लीजिए, एकदम रट लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, कोबाल्ट किस में है, 2+ में है। कोबाल्ट किस में है, अगर 2+ में है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए और वो किस में चला जाए, कोबाल्ट 3+ में चला जाए। ठीक है, प्लस में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, D7 से D6 में जा रहा है, D7 से D6 में जा रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ट्रेंड ऑफ D7 कॉम्प्लेक्सेस। तो हमें यहीं पर यही देखना है। अगर हमारा D7 हाई स्पिन में है, D7 हमारा हाई स्पिन में है, जैसे D7 EG, T2G, ठीक है, T2G में 3 ऑर्बिटल, EG में 2 ऑर्बिटल। अब यहाँ पर हमारा अगर हाई स्पिन में है तो सबसे पहले D7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर क्या रहेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा 0। अगर मान लो कि यहाँ पर क्या हो जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग में चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पेयरिंग में चला जाए। ठीक है, इस पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए, पेयरिंग में चला जाए, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स मेरा D7 है, ये हाई स्पिन में है, अगर कोई मेरा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन से लो स्पिन में चला जाए, कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन से
लो स्पिन में चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स किस में चला जाता है, लो स्पिन में चला जाता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे अगली बार T2G क्या हो जाएगा, मेरा T2G में सभी के सभी पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, और EG मेरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये D6 लो स्पिन में चला गया, और यहाँ पर ये क्या है, D7 हाई स्पिन में, D7 हाई स्पिन में। ठीक है, अब ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्यों, यहाँ पर हमें पता है कि अगर मैं D7 हाई स्पिन की बात करता हूँ, तो अगर इसकी CFSE निकालते हैं हम लोग, अगर इसकी हम लोग CFSE निकालते हैं EG T2G, तो एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 2 और एक इलेक्ट्रॉन। अगर D6 लो स्पिन की बात करते हैं, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ CFSE की, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ CFSE की, तो यहाँ जो CFSE का वैल्यू है वो क्या है, कम है, और यहाँ जो CFSE का वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो CFSE का वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर के ऊपर +3/5 डेल्टा O और नीचे -2/5 डेल्टा O। अब इसके अंदर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो इसमें माइनस होने वाला कुछ है ही नहीं, तो मैक्सिमम CFSE इसकी इसी के अंदर होगी, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इसमें CFSE क्या हो जाती है, D7 से D6 में जाते हैं, तो हमारे CFSE का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और कॉम्प्लेक्स किस में चला जाता है, लो स्पिन में चला जाता है। इसका रीज़न है हमारा CFSE। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका कॉम्प्लेक्स का, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा O के। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ लिगेंड, और स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे ऊपर डिपेंड करती है, लिगेंड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब लिगेंड पे डिपेंड करता है कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फील्ड स्ट्रेंथ के, किसके ऊपर, फील्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन है वो किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, और स्प्लिटिंग किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो हमें पता है कि फील्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या होता है, अपना स्ट्रांग होता है, जैसे पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ठीक है, CN है, CO है, ये क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, जल्दी से D7 से D6 में चला जाता है अपना कॉम्प्लेक्स। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल करवाता हूँ, तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे ऑर्डर बताना है। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर बताना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, पहला है COH2O 6 2+, दूसरा है NH3। ठीक है, 6 2+, तीसरा है COCN 5H2O 3-।
अब अगर मान लें हमारे पास क्या है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है, इसका y है और इसका z है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लिगेंड यहाँ पर क्या है, Cn है, उसके बाद में सिग्मा द्वारा NH3 और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर Z का सबसे ज़्यादा, उसके बाद Y और उसके बाद हमारा X। मतलब ये सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडेशन किसका सबसे ज़्यादा होगा, जो हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, आर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना, विल बी ए कोबाल्ट H2O 6 2+, B कोबाल्ट En 3 2+, C कोबाल्ट NH3 2+6, D कोबाल्ट Cn 6 3-। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है। और E यहाँ पर CO Cn 5 H2O, ठीक है, यहाँ पर 3-। अब अगर मैं इसको आपको बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसी दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन किस में होता है, यहाँ पर हमें पता है कि ये 2+ है, यहाँ पर किस में है, ये कोबाल्ट 2+ में है, और यहाँ पर लिगेंड वीक है, WFL है, लिगेंड क्या है, वीक है। यहाँ पर कोबाल्ट 2+ में है पर लिगेंड क्या है, ठीक है, WFL है। और यहाँ पर लिगेंड NH3 वीक लिगेंड है, ठीक है। मतलब कंपेरेटिव देख लें, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अमोनिया स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग क्या होता है, लिगेंड SFL होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट देखना है। क्या देखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट देखना है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको WFL के कंपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको WFL ना लेके इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं कंपेयर करवा रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर अगर फील्ड स्ट्रेंथ देखता हूँ, मैं लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ देखता हूँ, तो उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा Cn की, उसके बाद NH3, ठीक है, उसके बाद En, फिर H2O, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको फील्ड स्ट्रेंथ को लिख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ किसकी है, CO की है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, E है। तो आप लोग सोचिए ज़रा कि आंसर E क्यों गया। सबसे पहले इसको सोचिए, इसका आंसर E ही क्यों गया। किसी के भेजे में आया या नहीं आया, अगर आपके दिमाग में क्लिक हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी, यहाँ En की स्ट्रेंथ लिगेंड ज़्यादा होती है, En की ज़्यादा आती है, इसकी En की ज़्यादा होती है, ठीक है, En की फिर अमोनिया की। ठीक है,
अरे भाई साहब, ये पहले से ही CO+3 के अंदर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये पहले से ही ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो कहाँ से ऑक्सीडेशन होगा? ये +2 में है, ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जो पहले से ही +3 में है उसका क्या ऑक्सीडेशन होगा? यहाँ पर ये 5 है, ठीक है, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया? यहाँ कोबाल्ट 2+ में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर Cn है, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, जिसकी फील्ड लिगेंड ज़्यादा उसका यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा वो अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग Ra, वही स्ट्रॉन्ग Ra, ठीक है, तो ए अगर हमारे पास कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ा है और 6 2+ है, और दूसरा है B हमारा है CO है, Cn है और 6 है, 3- है, ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग Ra कौन सा है। स्ट्रॉन्ग Ra पूछा है, ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करवाना है। फिर दूसरे वाला, अगला वाला C में ले लेता हूँ, CO NH3 6 2+ CO Cn 5 H2O, पिछले वाले से मिलता जुलता ही है, ठीक। अब आपस में इन पे कंपैरिजन करवाना है, इनमें कंपैरिजन करवाना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि ये कोबाल्ट 2+ में है, ठीक है, अब इसमें और इसमें ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसका मतलब इसका ये स्ट्रॉन्ग Ra होना चाहिए, पर ये है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पहले से +3 के अंदर है, तो जो +2 होगा, कम ऑक्सीडेशन वाला होगा, वही तो ऑक्सीडाइज होगा, इसके लिए वही तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग Ra होगा। यहाँ पर क्या होता है, ये पहले से किस में है, ये पहले से +2 में, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। और ये स्ट्रॉन्ग वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए करिए। अब हम लोग अगला जो 4 नंबर तक कर लिया था, हम लोग 5वां जो टॉपिक है वो करेंगे, 5 नंबर है वो करेंगे, और 5 नंबर है हमारा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और ये बीएससी में कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, पर एमएससी में पूरा टॉपिक है। एमएससी में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी की बात करता हूँ, वहाँ तो इस टॉपिक को अच्छे से डाला गया है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपेंड करता है कि किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी में नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स, किसकी बात कर रहे हैं? स्पाइनल की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या होते हैं स्पाइनल्स, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, और ये बहुत ही खास टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पाइनल्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। ये क्या होते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक से ज़्यादा इसमें कैटाइन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटाइन present in
ऑक्साइड की लेटेसी में। ठीक है, अब ये कैसे प्रेजेंट रहता है? जैसे ऑक्साइड है, मतलब एक ऑक्साइड है पर एक से ज़्यादा कैटाइंस की लेटेसी में प्रेजेंट रहता है। ऑक्साइड एक ही है लेकिन एक से ज़्यादा कैटाइंस में। कैसे? मान लो कि ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड हो गया। अब मेरे पास ए टाइप का कोई कैटाइन है और प्लस वही बी टाइप का कोई मेरा कैटाइन है। तो इस तरह से एक ही ऑक्साइड दो डिफरेंट टाइप के, मोर देन वन टाइप के कैटाइंस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इस टाइप के मिक्स्ड ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? स्पाइनल्स कहलाते हैं। इस टाइप के जो मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पाइनल्स कहलाते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी सॉलिड स्टेट की जानकारी होती है तो वो अच्छे से, ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पूरा वही सॉलिड स्टेट ही लगता है यहाँ पर। बट यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन माइनस होता है ना, 2 माइनस होता है ना, ऑक्साइड होता है ना, ये यहाँ पर FCC के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। FCC के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब अगर एक यूनिट सेल की मैं बात करता हूँ, एक यूनिट सेल की मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर एक यूनिट सेल की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर क्या रहते हैं? यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ FCC के अंदर, तो FCC के अंदर कितने, ये फेशियल वाला है, ठीक है, तो इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल रहेगा। कैसे? अगर फेशियल वाले की बात करते हैं हम लोग तो Z का वैल्यू क्या रहेगा? सॉलिड स्टेट में जाइए तो पता चलेगा। अगर मैं एक एटम सेंटर पे रख दूं, ठीक है, और यहाँ पर रख दूं तो कितना रहेगा? हर एक फेस पे 6 फेस है, ठीक है, सॉरी सेंटर वाला हटाते हैं, सेंटर में नहीं होता है, ठीक है, सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, तो फेशियल वाले कितने हो गए? 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं और उसका भागीदारी कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ पर 3 एटम कहाँ हो गए? फेस में हो गए 3 एटम, और एक एटम कहाँ रहता है? पर्टिकुलर इसके कोने पे, और जिसकी भागीदारी कितनी होती है? 1/8। और कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहाँ पर एक एटम, तो टोटल एटम कितने हो गए? टोटल एटम कितने हो गए? FCC के अंदर हमारे टोटल एटम हो गए 4। FCC के अंदर टोटल एटम हो गए 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट रहते हैं? 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? ठीक है, ऑक्सीजन के कितने? 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि ऑक्सीजन FCC की फॉर्म में रहता है, और FCC के अंदर क्या होता है कि फेशियल पे एटम प्रेजेंट रहता है, और फेस की जो भागीदारी होती है वो 1/2 रहती है। फेस की भागीदारी कितनी रहती है? 1/2। और टोटल एक क्यूब के अंदर कितनी फेस है? 6 फेस है। तो 1/2 से हम लोग काटेंगे तो 3 एटम यहाँ पर भागीदारी हो जाएगी फेस से, और एक एटम हमारे प्रत्येक कोने पे रहता है। और तो कोने की भागीदारी कितनी होती है? कोने की रहती है 1/8, और टोटल कितने कोने? 8 कोने हैं। तो एक एटम कोनों से और एक फेस, 3 फेस से, तो टोटल हमारे 4 एटम हो गए। तो ऑक्साइड के कितने एटम है? यहाँ पर 4 एटम है, और साथ में X मान लो कोई हमारा मेटल है, और प्लस में Y हमारा कोई भी दूसरा मेटल है। ठीक है, एक 2 प्लस में है, एक हमारा मान लो कि 3 प्लस में है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अब आगे इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं हम लोग? फॉर्मूला बना सकते हैं एक। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं कि मेरे पास क्या था? ऑक्सीजन 2 माइनस था, प्लस में X A2 प्लस है और YB 3 प्लस है। तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखूं, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखूं तो ओवरऑल इसका जो चार्ज है, चार्ज इक्वेशन, ठीक है, स्टेबल कब होगा? अगर हम कोई भी फॉर्मूला बना रहे हैं तो उस फॉर्मूले में चार्ज 0 होता है, तो ओवरऑल चार्ज मेरा 0 है, ओवरऑल चार्ज मेरा 0 है। यहाँ से मेरा चार्ज कितना है? 4 एटम ऑक्सीजन के, मतलब 8, और वो भी कौन सा? माइनस का। यहाँ पर X है, 2 प्लस चार्ज है तो प्लस का,
2x, यहाँ पर प्लस का 3y। ठीक है, अब अगर यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है, x का वैल्यू मैं अगर 1 रखता हूँ तो मेरा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से ये कट गया 6 में से 3 से भाग दिया तो हमारा वैल्यू y का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 1 रखने से y का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसका मतलब तो ओवरऑल जो फॉर्मूला बन गया वो ऐसे बन गया, मेरे पास x क्या था, a था, a का वैल्यू मैंने 1 रखा, b मेरा कितना था 2 आ गया, तो यहाँ पर AB2 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे 4 थे, तो यहाँ पर ये ओवरऑल स्पाइनल्स का एक फार्मूला बन गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे आया फार्मूला पता चला, थोड़ी मैथमेटिक्स, नॉर्मल सी सॉलिड स्टेट और कुछ नई चीज़ें मिला के हमने क्या कर दिया, एक नया फार्मूला बना दिया स्पाइनल्स का, जो कि यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपने AB2O4 बना दिया है। अब AB2O4 से हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइप की यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। क्या हो सकती है, या तो ये A और B, A एंड B दोनों सेम हो सकती है, दोनों क्या हो सकती है, एक ही मेटल हो सकती है, एक ही मेटल हो सकती है। ठीक है, ये दोनों एक ही मेटल हो सकती है, बट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक 2+ में रहेगी और एक 3+ में रहेगी। ठीक है, मतलब 2 मेटल, जैसे यहाँ पर तो ओवरऑल फार्मूला कैसे लिखा रहेगा, M3O4 ऐसे लिखा रहेगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारा A अलग रहेगा और B अलग रहेगा, तो वो तो फार्मूला ये ऊपर वाला है ही, वो तो AB2O4, ये तो सेम ही रहेगा। जब दोनों मेटल क्या रहे, अलग अलग रहे, दोनों मेटल अलग अलग रहे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सेम रहे तब हमें M3O4 लिखेगा, जिसके अंदर छुपी हुई रहती है 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, एक 2+ में और एक 3+ के अंदर छुपी हुई रहती है। तो हमें स्टडी इसकी करनी रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मतलब स्टडी इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, दोनों की। अब इसका जो छुपा रिश्तम है उसको हम लोग आगे कैसे देखते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, अगर मेरा मेटल क्या है, सेम है, A B हमारे पास सेम है, मान लो M है, तो M मेरा क्या है, M की 2 प्रोबेबिलिटी है, M2+ में भी है, प्रोबेबिलिटी नहीं पक्का है, एक M3+ में है, दोनों चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि हमें पता है कि हम पीछे से फार्मूला में पढ़ते आ रहे हैं कि M3 वाला है वो 2 है, वो 4 है, तो ओवरऑल हमारा जो फार्मूला बना वो क्या बन गया, M3O4 बन गया, M3O4 बन गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे देख लो, जैसे आपने बहुत पढ़े हैं, Fe3O4, Pb3O4। ठीक है, इसके अंदर क्या है, Fe2+ में, Fe2+ में है और Fe3+ में है, तो ये स्पाइनल, ये क्या है, एक तरह का स्पाइनल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Pb हमें पता है कि किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है। Pb हमें पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ पर एक तो 2+ में रहती है और दूसरे वाली Pb4 में रहती है, ना कि Pb2+ में रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्पाइनल नहीं है, ये स्पाइनल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना, हमें इस तरह के फॉर्मूले मिल जाएंगे, हमें इस तरह के फॉर्मूले मिल जाएंगे, लेकिन वो स्पाइनल नहीं होते हैं कई बार। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती ही नहीं है, स्टेबल नहीं होती, इसलिए वो होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर आयरन की बात करते हैं तो वो +3 है,
+2 में भी है, इसलिए ये एक तरह के स्पाइनल बना सकते हैं, लेकिन ये स्पाइनल नहीं बना सकते। इसके साथ एक और एग्जाम्पल लिख दीजिए, Sb3O4, ये भी सेम ही है, इसका भी नहीं स्पाइनल बनेगा। तो हमें ये चीज़ ओवरऑल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तो हम लोगों ने एक स्पाइनल की बात कर ली। अब एक डबल स्पाइनल होता है। क्या होता है डबल स्पाइनल? वो क्या होता है? डबल स्पाइनल्स। इसमें क्या रहता है कि मेटल है, वो मान लो कि मेरी 2 मेटल तो थी, पहले से ही हमें पता है कि 2 मेटल तो थी, लेकिन अगर एक ऑक्सीडेशन वाली जो मेटल है वो अलग अलग रहे, जैसे, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 से ज़्यादा मेटल हो जाए तो फिर हमारा जो स्पाइनल बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमें पता है कि 2+ में रहता है। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ में। अब एक मेटल ये रह गई, अब 3+ वाला 2 मेटल होना चाहिए, 3+ वाला 2 होना चाहिए, बट 3+ वाले में दूसरा मेटल एल्यूमिनियम की जगह कोई और आ जाता है, जैसे गैलियम आ गया, ठीक है, क्या गया, गैलियम आ गया, ये भी 3+ का ही है, इसी सीरीज का है। और अब O4, तो इस तरह के जो मेटल है या फिर स्पाइनल्स है वो क्या कहलाते हैं? डबल स्पाइनल कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं कहूँ कि अलग अलग किस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से हो सकता है कि मैग्नीशियम है मेरे पास, एल्यूमिनियम है, एक तो ये स्पाइनल था पहले, दूसरा स्पाइनल ओरिजिनली, दूसरा स्पाइनल मेरा ये हो गया गैलियम का, इस तरह से हो गया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? जुड़ के ये दोनों ऐड होकर के क्या बना रहे हैं? डबल स्पाइनल बना रहे हैं। ये आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, ये आपस में क्या हो जा रहे हैं? मिक्स हो जा रहे हैं, और मिक्स होकर के क्या बना दे रहे हैं? ये डबल स्पाइनल बना दे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसका भागीदारी हो जाएगा, थोड़ी इसकी भागीदारी होगी। अब हमें पढ़ना ये है कि किसकी कितनी भागीदारी यहाँ पर होगी, ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी। यहाँ पर एल्यूमिनियम में कितनी भागीदारी होगी, गैलियम की कितनी भागीदारी होगी, मैग्नीशियम की कितनी रहेगी, ठीक है। तो ये सब लोग हम यहाँ पर एक एक करके चीज़ पढ़ेंगे। अब स्पाइनल का जो फॉर्मूला था यहाँ पर, जैसे ऊपर पढ़ा था उसके अनुसार, तो अब ये फॉर्मूला कई तरह से चेंज हो गया। जैसे Ab2O4, ठीक है, अब ये हो सकता है AA2O4, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही तो सिंगल टाइप के, ठीक है, सिंगल स्पाइनल है, सिंगल स्पाइनल है, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर एक 3 मेटल आ जाए, 3 मेटल आ जाए, तब यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? डबल स्पाइनल कहेंगे, डबल स्पाइनल कहेंगे, ठीक है। डबल स्पाइनल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको ओवरऑल एक फार्मूला के बारे में पता चल गया है, स्पाइनल्स क्या होते हैं वो भी यहाँ पर आपको पता चल गया है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल। स्पाइनल की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। किस तरह की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स। अब स्पाइनल्स के कुछ टाइप्स है, ठीक है, स्पाइनल्स के कुछ
टाइप्स है, जैसे पीछे हमने लिखा था जैसे डबल स्पाइनल है, सिंगल स्पाइनल है, लेकिन यहाँ पर दो मेन टाइप्स के नाम से जाना जाता है। एक होता है नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है, एक क्या कहते हैं नॉर्मल स्पाइनल, और दूसरा है इनवर्स स्पाइनल। इनवर्स स्पाइनल, ठीक है, एक है नॉर्मल स्पाइनल, दूसरा है इनवर्स स्पाइनल। अब इनको किस तरह से अलग अलग किया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल को लेते हैं, इसको नॉर्मल वाले को पढ़ते हैं, ठीक है, इस नॉर्मल वाले को पढ़ते हैं। नॉर्मल वाले में क्या होता है कि यहाँ पर O2 माइनस है, मतलब मेरे पास ऑक्साइड है, वो हमें पता है कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, FCC में। FCC में 1 एटम में 1 यूनिट में, सॉरी 1 यूनिट सेल में, 1 यूनिट सेल में कितने एटम रहते हैं, 4 एटम रहते हैं। और यहाँ पर एटम क्या है, ऑक्साइड है, तो 4 ऑक्साइड रहते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 4 कैसे रहते हैं, 3 फेशियल पे और 1 कोने पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए टोटल 4 हो गए। अब यहाँ पर FCC के अंदर हमें पता है कि 2 तरह की वॉइड रहती है, एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, और दूसरी रहती है हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल। अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ी है तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लोगे वहाँ से, तो इसको थोड़ा आप लोग समझने में आपको इजी रहेगा ये वाला लेक्चर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, साथ साथ चीज़ें बता भी रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड है मेरे पास, क्योंकि FCC है तो 2 तरह की वॉइड रहती है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहेगी और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी होती है कि हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कितनी भागीदारी रहती है किसी एक यूनिट सेल में। मेरे पास मान लो कि एक यूनिट सेल है, ये हमारे पास यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल के अंदर, इस यूनिट सेल में इस टेट्राहेड्रल की कितनी भागीदारी रहती है। जैसे हम लोगों ने पहले बोला कि फेस की 1/2 रहती है, कोने की 1/8 रहती है, क्योंकि जितना टोटल नंबर होता है उसको उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो उसकी भागीदारी आ जाती है, ठीक है। हमें पता है कि फेस कितने होते हैं, इसको आसान भाषा में आप फेस से ही समझिए। एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो उस फेस की भागीदारी कितनी हो गई, एक फेस के, सॉरी हाँ, एक फेस के कितने होते हैं, सॉरी एक क्यूब के फेस कितने होते हैं, 6 रहते हैं, तो 1/6 उसकी भागीदारी रह गई। 8 कोने रहते हैं तो 1/8 उसकी क्या रह गई, भागीदारी रह गई। इसी तरह से यहाँ पर भी एटम के अनुसार यहाँ पर देखा जाता है कि भागीदारी कितनी, इसके लिए वहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड की कितनी भागीदारी है उसके अंदर, किसी एक यूनिट सेल के अंदर, तो वो रहती है हमारा 1/8 रहती है, ठीक है, ठीक है। अगर 100% हमारा है, मान लो कि ये टोटल कितना है हमारा 100% है, तो अगर इसकी ऑक्यूपेंसी निकालेंगे तो 1/8 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर क्या होगा, अगर 100% इसको लेते हैं तो हमारा यहाँ पर इसका थोड़ा, इसको अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा मैं दूसरे वे से समझाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा दूसरे वे से समझाता हूँ, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कि हमें क्या देखना है, यहाँ पर लोकेशन ऑफ वॉइड्स देखनी है। क्या देखनी है, लोकेशन ऑफ वॉइड देखनी है, ठीक है, वॉइड की लोकेशन देखनी है FCC के अंदर। FCC एंड CCP दोनों, इसका एक और नाम है CCP, ठीक है,
FCC एंड CCP। तो यहाँ पर अगर मैं पहले टेट्राहेड्रल की बात करूँ, टेट्राहेड्रल की बात करूँ तो FCC यूनिट सेल, ठीक है, FCC की एक यूनिट सेल हैज 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल। ध्यान रखना यहाँ पर क्या दिया गया, पर यूनिट सेल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड एक FCC यूनिट सेल के अंदर होती है, ठीक है, इसको ध्यान से रखिए। FCC यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल में होती है, ठीक है। अगर मैं इसको FCC यूनिट की सेल से 4 बॉडी डायगोनल, ठीक है, 4 क्या रहते हैं, बॉडी डायगोनल। अगर इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं, यहाँ पर कहीं कल हमें एक डायग्राम मिला था, जैसे ओके ही नहीं हो रहा ये तो, थोड़ा इसको सेट नहीं कर पा रहे। अगर मैं यहाँ से आप लोगों को समझाऊं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किस तरह से प्रेजेंट रहती है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि FCC यूनिट के अंदर, FCC यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल रहती है, ठीक है। टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, किसकी, टेट्रा की, ठीक है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टेट्रा की, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। पर यूनिट कितनी है, पर यूनिट सेल इन किसमें, FCC में, FCC में पर यूनिट सेल कितनी रहती है, 8 रहती है। अब ये 8 कैसे रहती है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर सिंपल सी बात है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की समझने के लिए कोई भी एक कोना ले लीजिए, ये कोना ले लीजिए, ठीक है। अब उस कोने में एक एटम को छोड़ के दूसरे एटम पे आप लोग जाइए, एक यहाँ से जाए, इसको छोड़ दीजिए, दूसरे एटम को लीजिए, ठीक है। जहाँ से आप लोग जा रहे हैं वहाँ से एक को छोड़ दीजिए और दूसरा लीजिए, एक को छोड़ दीजिए। अब ये दूसरा लिया, अब मैं इसको इसके अगले वाले को इसको छोड़ देता हूँ और इसको लेता हूँ। कहीं भी जाइए आप, एक को छोड़ के एक लीजिए, मैंने इसको छोड़ के अब यहाँ लिया, ठीक है। और टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि कैसी होती है, इस तरह से प्रेजेंट रहती है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ से आप लोग देखोगे, अब इसको अगर मैं मिला दूं, अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं मिला दूं तो आप लोगों को कैसा दिखेगा ये स्ट्रक्चर। एक को छोड़ के एक, यहाँ से गए, मैं इधर आया, ये खाली, इधर आया, फिर आगे, फिर इधर आया, ये खाली, इधर आया, ये खाली, ठीक है। अब इसको अगर मैं मिला देता हूँ तो ये इस तरह से, फिर यहाँ से नीचे, एक सेकंड, ये मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, ठीक है, गलत ही जा रहा है। उसके बाद में यहाँ से इसको मिला दीजिए, अब इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्या करिए, 2 एटम को मिला दीजिए यहाँ से, ठीक है, दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। इसको मिला दीजिए, उसको मिला दीजिए, किसी को भी 2 को मिला दीजिए, ठीक है। 2 को आपस में सीधा, इसको ऐसे सीधा मिला दीजिए,
तो हमारी क्या बन जाएगी यहाँ से। तो ये तुम्हें, अगर आप इसको 3D में देखते हो, अगर आप इसको 3D में देखते हो तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, एक तरह से स्ट्रक्चर मिलेगी, वो जो इसके बीच की जो वॉइड्स मिलेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेगी। इसको आप 3D में भी समझ सकते हैं, 3D में समझोगे तो आप इसको और ज़्यादा इसको समझ में आएगी, जहाँ से आप लोग मतलब आपको YouTube वगैरह पे कहीं से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है, वहाँ से समझ सकते हैं। रियल में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल की वैसी होती है। और अगर मैं मॉलिक्यूल्स एटम्स से अगर आपको समझाऊं तो एटम्स से इस तरह से रहेगा, एटम्स इस तरह से रहेगा और इसके ऊपर एक एटम रहेगा, 3 एटम नीचे रहेंगे, 3 एटम नीचे रहेंगे और एक एटम उसके ऊपर रहेगा, एक एटम इसके ऊपर रहेगा। जैसे ये एटम है एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, ये 3 एटम है। अब ये जो एटम है ये इसके ऊपर मान लीजिए, ये इसके ऊपर। अब इनके बीच में जो वॉइड है वो कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। कैसा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो ये जो वॉइड्स है, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी जो पर यूनिट फेस की बात करता तो पर यूनिट फेस यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी, ये 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल के अंदर आ जाएगी, पर यूनिट सेल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। 4 बॉडी डायगोनल है, कितने यहाँ पर हमें पता है कि कितने डायगोनल, बॉडी डायगोनल कितने हैं यहाँ पर, 4 रहते हैं। बॉडी डायगोनल कितने रहते हैं यहाँ पर, 4 रहते हैं। एक इधर से, ठीक है, दूसरा इधर से, उसी तरह से एक इधर से, दूसरा इधर से, ठीक है। तो 4 बॉडी डायगोनल है। गोनल है, ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल है। अब प्रत्येक बॉडी डायगोनल में, ठीक है, ईच बॉडी डायगोनल प्रत्येक बॉडी डायगोनल कितने, यहाँ पर प्रत्येक बॉडी डायगोनल कितने लेता है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड कंटेन करता है, ठीक है। कितनी, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 4 × 2, 8 वॉइड पूरे सेल में होगी। एक पूरे सेल में कितनी हो गई, 8 वॉइड हो गई। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आएगी टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरह से है। अब अगर मैं इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल की बात कर देता हूँ, इसी तरह अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, ये फिर से गायब हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो इसको बनाया था। चलो मैं आज से ही बना लेता, ये फिर से मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल को समझने के लिए सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल की जो सिंपल डायग्राम है ऑक्टाहेड्रल का, आप इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, ये तो पता ही है, सिंपल डायग्राम तो हमें पता ही है कि ऑक्टाहेड्रल का किस तरह से रहता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर किस तरह से रहती है। तो इसमें मान लो कि ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। 2 ऊपर, एक नीचे, ठीक है। अगर इसको एटम की तरह से देखा जाए तो 3 एटम ऐसे ले लीजिए, ठीक है, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम। अब ये एटम ऐसे ट्राइगोनल बना रहे हैं, ये ट्राइगोनल बना रहे हैं। अब इसका उल्टा एक ट्राइगोनल बना दीजिए, एक इधर ले लीजिए, दूसरा इधर, इसको मैं रेड से बना देता हूँ, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। अब इसको आपस में मिला दीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को इसके बीच में, ठीक है, अब ये ऊपर है, ये नीचे है, जैसे ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। ये A मान लेता हूँ तो ये A मान लो, ये B है तो ये B है, ये C है तो ये C है और ये D है तो ये D है। तो यहाँ से आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल
वॉइड की जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ रही होगी कि 3 मैंने नीचे एटम रखे और 3 ही उल्टे रखे, ऊपर रखे पर उल्टे रखे, ठीक है, वो एक दूसरे के अंदर फिट रह जाए। इस तरह से अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पर क्यूब बनाता हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, अब अगर मैं इसको क्यूब की फॉर्म में लेता हूँ, ठीक है, क्यूब हमारा इस तरह से रहता है। क्यूब की फॉर्म में रहता हूं तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है, सेंटर, ये सेंटर है, ये फेस है, फेस का सेंटर है, ये इस फेस का सेंटर है, ये इस फेस का सेंटर है, ये इस फेस का सेंटर है, और यहाँ पर मान लीजिए इसके पीछे वाला फेस का सेंटर है, ठीक है, मतलब इसी के पीछे इमेजिन करिए कि इसके पीछे भी तो एक सेंटर है, ठीक है, तो ये फेस, ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दीजिए ताकि समझ में आएगा, ठीक है। डायग्राम मेरे बहुत बुरे हैं, आप लोग डायग्राम पे मत जाइए। डायग्राम में तो मैं इसीलिए तो मैंने बॉटनी छोड़ दी। जब मैं यहाँ आया तो मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आया था, उस टाइम मेरा वैसे ऑनर्स जूलॉजी था, और जूलॉजी और बॉटनी के अंदर डायग्राम जनरली बनाने पड़ते हैं, और उस डायग्राम के चलते मेरे टीचर्स ने मेरी जो प्रैक्टिकल फाइल थी वो फेंक दिया, इतने बुरे डायग्राम थे, ठीक है। तो कंसेप्ट पे जाइए, डायग्राम पे मत जाइए। तो यहाँ से अगर मैं इसको फेशियल डायगोनल आपस में जोड़ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और फिर मुझे लगा कि मैं ये डायग्राम वगैरह मेरे से ये खेला नहीं हो पाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक चीज़ देख के पता चल रहा है, जनरली आप इमेजिन करिए कि मेरा एक एटम यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा एटम मेरा यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी इसके सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पर है, और तीसरा यहाँ पर मेरे जो सामने ये पीछे वाला है, ये सामने वाला, ये सामने वाला है, ये इधर वाला है, ये मेरा सेंटर वाला है, ये जो रेड रेड कर रहा हूँ ये सेंटर वाला है, ये सेंटर में है, ये उधर पीछे की और ये आगे की और ये साइड में, ये साइड में। तो आप लोगों को यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 4 एटम दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक ऊपर बना लेता हूँ यहाँ पर फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर ही बना रहा हूँ, ये मैंने फेस के सेंटर ही बनाए हैं। तब आपको यहाँ से ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को अब मिला दीजिए, वैसा का वैसा बना दीजिए, ये इसको मिला दीजिए, ये इसको मिला दीजिए, ये इसको मिला दीजिए, ये इसको मिला दीजिए, ठीक है, और इनको आपस में भी मिला दीजिए, ठीक है। इनको आपस में जब मिलाएंगे ना तो आपको क्या फील होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो आप ऊपर देख रहे हैं वही यहाँ पर इसके अंदर फील होगा। लेकिन ये पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड की कितनी मिल रही है, यहाँ पर सेंटर में एक ही मिल रही है, ठीक है। अब जो दूसरी वॉइड आएगी वो क्या आएगी, ये सेंटर बन जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे यहाँ पर साइड में एक और क्यूब लगाना है, ठीक है, साइड में एक और क्यूब लगाना है, तो उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला सेंटर हो जाएगा, मेन सेंटर हो जाएगा, फिर इधर वाला फेस हो जाएगा, फिर इधर वाला फेस हो जाएगा, फिर इधर वाला फेस हो जाएगा। तो टोटल मिला के हमारे यहाँ पर जो इसकी भागीदारी है वो जब हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पर टोटल जो बॉडी सेंटर है, ठीक है, जो बॉडी इसकी जो मेन जो बॉडी सेंटर है, टोटल एज देखते हैं। सबसे पहले तो एज भी देख सकते हैं, उसके एज के अनुसार भी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अगले वाले नहीं, इसी में लग लेता हूँ कहीं, ठीक है। इसमें 12 तो एज सेंटर होते हैं, 12 क्या होते हैं, एज सेंटर होते हैं, एज सेंटर होते हैं,
ठीक है। और उस हर एक एज सेंटर की 1/4 भागीदारी होती है, ठीक है। पर एज सेंटर की कितनी भागीदारी होती है? 1/4 होती है। और एक यहाँ पर बॉडी सेंटर होता है, एक यहाँ पर क्या होता है? बॉडी सेंटर होता है, एक बॉडी सेंटर होता है। तो टोटल कितनी हो गई बॉडी सेंटर? एक और 1/4 14 का, यहाँ से 3 मिल गए और एक यहाँ से मिल गए, तो टोटल कितना आ गया? 4 वॉइड आ गया, 4 वॉइड आ गया, ठीक है। एक यूनिट में, एक पूरे यूनिट के अंदर, एक एफसीसी यूनिट के अंदर कितना मेरा वॉइड आ गया? 4 वॉइड आ गया। और टेट्राहेड्रल वॉइड मेरा कितना था? 8 था, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 था, ठीक है। तो ये डबल हो गया। अब हम लोग हमारे टॉपिक की ओर वापस चलते हैं। थोड़ा बहुत वॉइड के बारे में पता चला है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे पास एफसीसी था, हमारे पास एफसीसी था, ठीक है। एफसीसी में हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सीएफएसी क्या होती है? कम होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सीएफएसी कम होती है और ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है? स्प्लिटिंग। ये तो पढ़े ही हो कि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, रिपल्सन ज़्यादा होती है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा ओ ज़्यादा होता है, तो इसकी जो सीएफएसी है वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रखता है 3+ के, और यहाँ पर क्या रहता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सीएफएसी कम है, डेल्टा ओ ज़्यादा रहता है डेल्टा टी से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक एटम रहता है A2+ का। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, देखिए इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 रह जाएगा, ठीक है। और इसका मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो यहाँ पर मेरा या तो वो D2sp3 रहेगा या sp3d2 रहेगा। ये यहाँ पर हमने बात कर ली है नॉर्मल स्पाइनल्स की, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल में नॉर्मल स्पाइनल्स की बात कर ली है। अब हम लोगों का आगे इन्वर्स स्पाइनल है, वो हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज का लेक्चर यहीं तक है। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला जो लेक्चर आएगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ से। और अगर यहाँ से ओवरऑल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दीजिए और बताइए, हमें ज़रूर बताइए कि कमेंट में कि कैसा है हमारा लेक्चर। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।